हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मित्रों, हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम लोग ने एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिएवल हिस्ट्री के सेक्शन को देखा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री से अब मॉडर्न हिस्ट्री की ओर पढ़ेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हुए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए आइए, इसमें सबसे पहले हम लोग लोहार वंश के संस्थापक को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ते हैं। जी हाँ, 44वां नंबर क्रम में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा लोहार वंश का संस्थापक और उसका अंतिम शासक कौन था। तो याद रखिएगा, लोहार वंश का शासक हमेशा संग्राम करता था जिससे उसकी हमेशा जय होती थी। तो निश्चित रूप से आपको अब यह याद हो जाएगा कि लोहार वंश का शासक हमेशा संग्राम करता था। जी हाँ, जिसके हाथ में लोहा का कुछ ना कुछ चीज़ रहेगा तो वो हमेशा जो है संग्राम तो करेगा ही, और जब हमेशा संग्राम कोई भी व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से उसके हाथ में अगर लोहा है तो उसकी जय होगी। तो इस ट्रिक्स को हम लोग जो है इससे जोड़ करके पढ़ेंगे और निश्चित रूप से यह हमें याद हो जाएगा। तो आप इससे यह जोड़कर पढ़ सकते हैं कि लोहार वंश का संस्थापक जो था वो संग्राम राज था और इसका अंतिम शासक जो था वो जय सिंह था। तो लोहार वंश का शासक हमेशा संग्राम करता था। जी हाँ, याद रखिएगा कि लोहार वंश का शासक हमेशा संग्राम करता था जिससे उसकी हमेशा जय होती थी। तो अब इसमें इसके संस्थापक और अंत में इसका वर्ड जो है वो अंतिम शासक से जुड़ा हुआ है। तो लोहार वंश का संस्थापक हो गया संग्राम राज और इसका अंतिम शासक जो हो गया वो जय सिंह हो गया। तो याद यह रखना है कि लोहार वंश का शासक हमेशा संग्राम करता था जिससे उसकी हमेशा जय होती थी। जय का अर्थ यहाँ हो गया जय सिंह, अर्थात लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था और लोहार वंश का शासक हमेशा संग्राम करता था, अर्थात संग्राम से अर्थ यहाँ पे है संग्राम राज से। और तो याद यह रखना है कि लोहार वंश का संस्थापक जो है वो संग्राम राज था और इसका अंतिम शासक जो था वो जय सिंह था। 45वां नंबर ट्रिक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है और कभी कभी सजाने के लिए भी दे दिया जाता है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज के बाद आपकी कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगी यदि इस ट्रिक्स को आप भली भांति समझ कर याद करते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि यह ट्रिक्स है क्या। तो 45वां नंबर क्रम में है भारत में स्थापित यूरोपीय विदेशी कंपनी। जी हाँ, याद ये रखिएगा कि भारत में स्थापित विदेशी कंपनी अर्थात कौन सी विदेशी कंपनी भारत में कब आई, उनका क्रम क्या था और उनका स्थापना वर्ष क्या था। तो इसके लिए ट्रिक हम लोगों ने लिखा है गाली देता अंग्रेजी में डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है। अगर एक बार याद हो गया ना तो निश्चित रूप से आप कभी भूल नहीं पाएंगे। गाली देता अंग्रेजी में डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। गाली देता अंग्रेजी में डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। गाली देता अंग्रेजी में डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। 3 से 4 बार पढ़िए, निश्चित रूप से याद होगा। चलिए अब आइए देखते हैं कि इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाली। गाली के आगे वर्ड जोड़ दीजिए पुर्तगाली। जी हाँ, गाली का अर्थ यहाँ पुर्तगाली है। गाली देता अंग्रेजी में, अंग्रेजी का अर्थ तो स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं। अंग्रेजी का अर्थ यहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से है। इसके बाद गाली देता अंग्रेजी में डच, डेनिश। डच का डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डेनिश का डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, फ्रांसीसी, स्वीडिश। फ्रांसीसी का अर्थ यहाँ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से है और स्वीडिश का अर्थ यहाँ स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी से है। तो निश्चित रूप से इस क्रम को अब हम लोग देखिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में। इसके पश्चात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। इसके पश्चात डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में और सबसे अंत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में। जी हाँ, तो याद रखिएगा कि गाली देता अंग्रेजी में डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। इसके अतिरिक्त इसे याद रखने के लिए हमने एक और ट्रिक्स को जोड़ा है। आप इसे पुत्र अरा डैड फंसा जैसे ट्रिक्स से भी याद रख सकते हैं। पुत्र अरा डैड फंसा, पुत्र आरा डैड फंसा। जी हाँ, याद रखिएगा कि विदेशी कंपनी को भारत में स्थापित करने के लिए झगड़ा हो रहा है, अर्थात विवाद हो रहा है। तो इसी विवाद के क्रम में जो है पुत्र जो है वो अड़ गया है
और डैड जो है वो फंस गया है। डैड का अर्थ यहाँ डैडी अर्थात पापा से जोड़कर आप याद रख सकते हैं। पुत्र अरा और डैड फंसा। जी हाँ, भारत में स्थापित विदेशी कंपनी को याद रखने का बहुत ही सुंदर एवं प्यारा ट्रिक्स। पुत्र अरा डैड फंसा। पुत्र का अर्थ यहाँ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से है। अरा का अर्थ यहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से होगा और डैड का अर्थ यहाँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी से है और फंसा का अर्थ यहाँ पे हो गया आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उम्मीद है कि आप इस ट्रिक्स को लिख लेंगे और लिख करके आप इसे याद करेंगे और अगर आप एक बार याद कर लिए ना तो निश्चित रूप से आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए आइए अगला 46वां नंबर ट्रिक्स देखिए और यह ट्रिक्स काफ़ी सुपर ट्रिक्स है और अगर यह प्रश्न आ जाता है तो अच्छे अच्छे मजे हुए विद्यार्थी भी इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि यह ट्रिक्स कौन सा है और इसका क्या कहना है। तो आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली प्रमुख संधियां। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे क्लिष्ट कहिए कम्प्लेक्स कहिए यह टॉपिक है जिसमें अंग्रेज और मराठा के बीच जो भी संघर्ष हुए थे और उस संघर्ष के दौरान होने वाली जो भी संधियां थी उसके बारे में पूछा जाता है। और बहुतन विद्यार्थी इसमें जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सी संधि कब हुई थी और उसका क्रमांक क्या था और साथ ही साथ किस वर्ष में हुई थी। तो आज के बाद आपकी कन्फ्यूजन समाप्त हुई यदि आप इसे लिखकर याद कर लेते हैं। तो चलिए आइए अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली प्रमुख संधि को हम लोग देखते हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रिक्स हमने आपके लिए बनाया है। सुरपुर बरगांव साला बसे देवगांव। जी हाँ, याद रखिएगा, सुरपुर बरगांव साला बसे देवगांव। सुरपुर बरगांव साला बसे देवगांव। आप इसे जोड़ सकते हैं अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान होने वाले प्रमुख संधि को कि ससुर याद रखने के लिए मोटे तौर पे कि ससुर बरगांव साला बसे देवगांव। ससुर बरगांव याद रखिए कि बरगांव जो है एक गांव भी है, सहरसा जिला में स्थित बरगांव जो है एक गांव है और उसी गांव से आप जोड़ सकते हैं कि ससुर जो है वो बरगांव में रह रहा है और साला जो है वो देवगांव में बस रहा है। जी हाँ, आपको किसी प्रकार से याद रखना है मित्रों आप किसी भी क्रम से किसी भी घटना से किसी भी प्रकार से आपको याद रखना है ताकि परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो आप उसमें फंस ना पाएँ। और आप निश्चित रूप से अगर किसी भी तरीके से याद किए हुए हैं आपका कंठाग्र है तो आपसे निश्चित रूप से बनेगा। तो याद ये रखना है कि ससुर बरगांव का और साला जो है वो देवगांव का है। ससुर बरगांव का है और साला जो है वो देवगांव का है। और अच्छी तरह से याद रखने के लिए सुरपुर बरगांव साला बसे देवगांव ये अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली प्रमुख संधि है। आप लूसेंट को भी पलटा करके देखिए, उसमें भी ये दिया हुआ है लेकिन हमें याद नहीं हो पाता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि बरगांव की संधि कब हुई थी, किसी भी स्टूडेंट को आप पूछ दीजिए कि देवगांव की संधि कब हुई थी, तो वो निश्चित रूप से अगर बहुत अच्छी तैयारी है तो ही वो बता पाएगा। तो हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से छोटे से लेकर के जो भी कम्प्लेक्स आइटम्स है सभी को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इसी क्रम में हमें यह भी याद रखना है। तो अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली प्रमुख संधि का ये स्पेशल ट्रिक्स हो गया सुरपुर बरगांव साला बसे देवगांव। चलिए आइए अब वर्ड को ध्यान देखिए। सुरपुर, सुर का अर्थ हो गया सूरत की संधि, पुर का अर्थ हो गया पुरंदर की संधि, बरगांव का अर्थ हो गया बरगांव की संधि, साला बसे देवगांव, साला का अर्थ यहाँ हो गया सालाबाई की संधि से, बसे का अर्थ यहाँ बेसिन की संधि से है और देवगांव का अर्थ यहाँ देवगांव की संधि से है। जी हाँ, तो सुरपुर का अर्थ हो गया सुर से सूरत की संधि, पुर से पुरंदर की संधि, बरगांव बरगांव की संधि, साला सालाबाई की संधि, बसे हो गया बेसिन की संधि और देवगांव हो गया देवगांव की संधि। इससे हमने क्रम में भी लिखा है। यदि आपको सजाने के लिए भी ये प्रश्न आ जाए तो आप निश्चित रूप से सजा सकते हैं कि सर्वप्रथम सूरत की संधि हुई, इसके पश्चात पुरंदर की संधि हुई, इसके बाद बरगांव की संधि हुई, तत्पश्चात सालाबाई की संधि हुई, इसके बाद बेसिन की संधि हुई और सबसे अंत में देवगांव की संधि हुई। अब इसे याद रखने का ईयर को भी देखिए। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी अर्थात इसके 1 वर्ष बाद हुई, बरगांव की संधि 1789 ईस्वी अर्थात 3 वर्ष बाद हुई, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई और बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। ऊपर का जो 2 है दोनों में 1 वर्ष का अंतर है और नीचे का जो 2 है उसमें भी 1 वर्ष का अंतर है। तो इससे आप
निश्चित रूप से पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा कि सूरत की संधि 1775 ईस्वी, तो इसके एक वर्ष बाद अर्थात पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में, तो देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। और सालाबाई की संधि को भी देख लीजिए, ये अंग्रेज और महादी जी सिंधिया के बीच हुई थी। तो निश्चित रूप से आपको ये ट्रिक्स पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि यदि यह ट्रिक्स आप अपने मस्तिष्क में एडजस्ट कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अंग्रेज और मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली यह प्रमुख जो संधियां हैं उन्हें आप भूल नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा कि ससुर बरगांव का और साला बसे देवगांव, और पूरी तरह से आप इसे सुरपुर बरगांव साला बसे देवगांव, सुरपुर बरगांव साला बसे देवगांव। चलिए आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और कॉम्प्लेक्स अर्थात अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली प्रमुख संधि का एक और क्रम हम लोग देखते हैं और इसे याद करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ट्रिक्स हमने बनाया है। अर्जुन राजा नागपुर को गाली पूना और मंदसौर में दिया। जी हाँ, याद रखिएगा, अर्जुन राजा नागपुर को गाली पूना और मंदसौर में दिया। थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन आप 2-3 बार पढ़िए, निश्चित रूप से याद होगा। अर्जुन राजा नागपुर को गाली पूना और मंदसौर में दिया। अर्जुन राजा नागपुर को गाली पूना और मंदसौर में दिया। चलिए आइए अब क्रम को देखते हैं, उससे संबंधित संधि को देखते हैं और ये संधि किस वर्ष में हुए थे उसे देखते हैं। तो अर्जुन स्पष्ट है, अर्जुन तो ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि है। राजा ये राजपुर घाट की संधि है। नागपुर ये नागपुर की संधि हुआ। गाली का अर्थ यहाँ ग्वालियर की संधि से है। पूना का अर्थ यहाँ पूना की संधि से है और मंदसौर का अर्थ यहाँ मंदसौर की संधि से है। इसमें जितने भी शब्द हैं वो डायरेक्टली जो है वो संधि के नाम से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको कोडिंग करने में बिल्कुल आसानी होगी और आप कोड करने में भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अर्जुन राजा नागपुर को गाली पूना और मंदसौर में दिया। याद रखिएगा, अंग्रेज और मराठा के बीच होने वाली प्रमुख संधियों का एक यह स्पेशल ट्रिक्स जो कि हमने आपके लिए तैयार किया है। तो आप इसे देख करके निश्चित रूप से कॉपी में लिखिए और लिख करके 2-3 बार पढ़िए, निश्चित रूप से यह याद हो जाएगा। अर्जुन राजा नागपुर को, जी हाँ, याद रखिएगा कि अर्जुन जो है कोई एक लड़का है जो कि नागपुर के राजा को गाली जो है वो पूना और मंदसौर में दिया। तो अर्जुन राजा नागपुर को गाली पूना और मंदसौर में दिया। जी हाँ, अंग्रेज मराठा के बीच संघर्ष चल रहा है तो इसमें गाली गलौज की घटना तो घटी ही, और ये मराठा का संघर्ष को याद रखना है कि पूना और मंदसौर में भी हुआ है। तो अर्जुन कोई लड़का है जो कि राजा नागपुर के जो हैं उनको गाली जो है पूना और मंदसौर में दिया है। तो 2-3 बार पढ़िए, अर्जुन राजा नागपुर को गाली पूना और मंदसौर में दिया। अर्जुन राजा नागपुर को गाली पूना और मंदसौर में दिया। और अर्जुन से सुरजी अर्जुन गांव की संधि, राजा से राजपुर घाट की संधि, नागपुर का अर्थ नागपुर की संधि, गाली का अर्थ ग्वालियर की संधि, पूना का अर्थ पूना की संधि, मंदसौर के अर्थ मंदसौर की संधि। अब इसमें भी देखिए, जिस तरह से हमने ऊपर के अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली संधि में ऊपर के 2 और नीचे के 2 दोनों में 1-1 वर्ष के अंतर को देखे थे, ठीक उसी प्रकार से इस संधि में भी ऊपर के 2 और नीचे के 2 दोनों के क्रम में 1-1 वर्ष का अंतर है। स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई, तो राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई। नीचे के भी 2 को देखिए, पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई, तो मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई। अगर ऊपर से नीचे तक पूरे क्रम को देखें तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में, राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि भी 1817 ईस्वी में और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई। मुंशी शिवगांव की संधि बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच 1728 ईस्वी में हुई थी। यह भी एक आप एडिशनल के रूप में लिखकर याद कर सकते हैं। और संगोला की संधि जो है वो 1750 ईस्वी में हुई। कई बार परीक्षा में पूछ दिया गया है कि संगोला की संधि कब हुई, तो याद रखिएगा 1750 ईस्वी में हुई। और अंग्रेज और मराठे दोनों जो है इस संधि में आपस में संधि किए हुए थे और इसका क्रम जो है 1750 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना है कि संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला ट्रिक्स जो है वो मराठा साम्राज्य के राजाओं का क्रम है। जी हाँ, मराठा साम्राज्य के राजाओं का क्रम। यह पूछ लिया जाता है कि मराठा साम्राज्य में जो है कौन से राजा कब हुए, इस क्रम को सजाइए। तो चलिए 48वां नंबर ट्रिक्स को देखिए। मराठा साम्राज्य के राजाओं का क्रम है, तो इसके लिए याद रखिएगा शीश राजा तारा साहू। शीश राजा तारा साहू, जी हाँ, शीश राजा तारा साहू, ये मराठा साम्राज्य के राजाओं का क्रम है। शीश राजा तारा साहू, शीश राजा तारा साहू, 2-3 बार पढ़िए, शीश राजा तारा साहू। अब चलिए देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक सभी को मालूम है, आप भी जानते हैं, जो शिवाजी थे। तो प्रथम जो है वो राजा कौन होगा, तो शिवाजी होगा। और सबसे अंतिम वाला जो है 100 से ही याद रखिएगा, साहू जी। मराठा साम्राज्य के राजा के क्रम में संस्थापक अर्थात पहला हो गया शिवाजी और अंतिम याद रखना है साहू जी। और बीच में ले आइए आप संभाजी, राजा राम और ताराबाई, जिसे शिवाजी 2 भी कहा जाता है। तो चलिए ये ट्रिक्स का क्रम क्या है, ट्रिक्स का अर्थ क्या है, इसे देखते हैं और फिर याद रखते हैं। शीश राजा तारा साहू, ध्यान दीजिएगा, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स का शब्द क्या कह रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा। शीश क्या हुआ, तो शी से शिवाजी और तालब सौ जो आपको दिख रहा है इसका अर्थ संभाजी। जी हाँ, याद रखिए, शीश, शी से हो गया शिवाजी और सौ से हो गया संभाजी। राजा का अर्थ यहाँ राजा राम, तारा साहू, तारा का अर्थ यहाँ ताराबाई से है, जिसे शिवाजी 2 भी कहा जाता है। और साहू का अर्थ यहाँ साहू जी। साहू जी कौन थे, तो ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा। 5 जो है राजा का क्रम है, अर्थात मराठा साम्राज्य में क्रम से शिवाजी से लेकर के साहू जी तक कुल 5 जो है शासक हुए, जिन्हें हमें क्रम से याद रखना है। तो पहला हो गया शिवाजी, दूसरा हो गया संभाजी, तीसरा हो गया राजा राम, चौथा हो गया ताराबाई और चौथा हो गया और 5वां हो गया साहू जी। साहू जी अर्थात पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ट्रिक्स के रूप में याद रखने के लिए ताकि हम भूल ना पाएँ, तो शीश राजा तारा साहू, शीश राजा तारा साहू, शीश से सहर तालब सहर दीर्घिकार है, हर्षिकार है, तो ये शी से शिवाजी, सौ से हो गया संभाजी, राजा का अर्थ यहाँ राजा राम से, तारा का अर्थ यहाँ ताराबाई से है और साहू का अर्थ यहाँ साहू जी से है। उम्मीद है आपको यह ट्रिक्स पसंद आया होगा और आप निश्चित रूप से पढ़ करके आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आइए 39वां नंबर ट्रिक्स को देखिए। यह कई बार पूछा गया है, खास करके बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में तो कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। साथ साथ बीपीएससी की पीटी की जो परीक्षा है उसमें भी यह प्रश्न कई बार आए हैं। तो चलिए आइए 49वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सचिवालय में ध्वज फहराने के क्रम में मरने वाले 7 छात्र के नाम हैं। जी हाँ, यह पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के नाम से भी यह मशहूर है। और यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहीद जो है सचिवालय गोलीकांड में शामिल था। तो इस प्रश्न को भी बनाने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखने काफ़ी जरूरी हैं। साथ ही साथ कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहीद जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में ध्वज फहराने के क्रम में नहीं था। तो इस प्रकार के भी प्रश्न यदि आ जाए तो आप इस ट्रिक्स की सहायता से बना सकते हैं। तो कभी कभी 7 छात्रों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने काफ़ी ज़रूरी है। खास करके यदि आप पीएससी या बीपीएससी, एसएससी या कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए याद रखना जरूरी है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक्स है, जग की देवी उर में सरूर। जी हाँ, हमने आपके लिए लिखा है जग की देवी उर में सरूर। 1942 के सचिवालय ध्वज फहराने के क्रम में मरने वाले छात्रों का यह क्रम है। जग की देवी उर में सरूर, जग की देवी उर में सरूर, जग की देवी उर में सरूर। चलिए आइए अब ट्रिक्स के शब्द को देखिए और उससे संबंधित शहीद को देखिए। जग, जग का अर्थ जगपति से है, देवी का अर्थ देवी प्रसाद चौधरी से है, उ का अर्थ उमाकांत सिन्हा से है, रौ से राजेंद्र सिंह का अर्थ है, सौ से सतीश प्रसाद झा है। इसके बाद
रॉ से फिर राम गोविंद सिंह हो गया और फिर रॉ से हो गया रामानंद सिंह। तो याद रखिएगा कि सचिवालय गोलीकांड जो कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था, उसको याद रखने का यह ट्रिक हो गया। जग की देवी उर में सरूर, जग का अर्थ यहाँ जगपति से हो गया, देवी का देवी प्रसाद चौधरी से हो गया, उर उ से उमाकांत सिन्हा हो गया, रॉ से राजेंद्र सिंह हो गया, सौ से सरूर, सौ से हो गया सरूर में सौ से सतीश प्रसाद झा और रॉ से राम गोविंद और फिर रॉ से हो गया रामानंद सिंह। तो उम्मीद है आपको यह सातों छात्र के नाम जो कि शहीद हुए थे याद हो जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम एवं 50वां ट्रिक्स को हम लोग देखते हैं जो कि अशोक के शिलालेख से जुड़े हुए हैं। तो इसमें यह ट्रिक्स कहता है कि अशोक के 14 शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और उन 8 स्थानों को हमें याद रखना है। तो याद रखिएगा, समा का गिर जो धोए सो, इसके लिए ट्रिक है समा का गिर जो धोए सो। 2 बार 3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। घबराइए मत, पढ़ते चलिए और अपने ट्रिक्स नोट्स जो भी कॉपी में आप इसे लिखते हैं उसे लिखिए। लिख करके आप इसको मेमोराइज कीजिए। सुबह शाम मात्र 5 मिनट इस पर समय दीजिए। जो कॉम्प्लेक्स ट्रिक्स है उस पर बार बार समय दीजिए, निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। समा का गिर जो धोए से, समा का गिर जो धोए सो, समा का गिर जो धोए सो, ये अशोक के शिलालेख जो कि 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं उसे याद रखने का स्पेशल ट्रिक्स है। समा का गिर जो धोए सो, अशोक के शिलालेख जो 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं उन्हें याद रखने का यह स्पेशल ट्रिक हो गया, समा का गिर जो धोए सो। अब आइए देखते हैं। सौ से शहबाज गढ़ी, समा में सौ से शहबाज गढ़ी, माँ से हो गया मान सेहरा, का समा का है, का अर्थ यहाँ काशी, गिर, गिर का अर्थ यहाँ हो गया गिरनार, जो का अर्थ यहाँ हो गया जोगर, धो का अर्थ हो गया धोली, धो ए सो है तो ए से अर्थ हो गया एरी गुड़ी, और सो का अर्थ हो गया सोपरा। जी हाँ, ट्रिक्स के शब्द को देखिए और उस शब्द से जो स्थान छुपे हुए हैं उसे देखिए। क्या है, समा का गिर, तो सौ से हो गया शहबाज गढ़ी, माँ समा, समा में सौ से शहबाज गढ़ी, माँ से मान सेहरा, का समा का है तो का से हो गया काशी, गिर, गिर का अर्थ हो गया गिरनार, जो धोए सो, तो जो का अर्थ यहाँ जोगर हो गया, धोए धो का अर्थ हो गया धोली, ए है, ए से एरी गुड़ी, सो से हो गया सोपरा। जी हाँ, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो याद यह रखना है कि अशोक के शिलालेख में जो है वो ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। 4 प्रकार के लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेख में हुआ था, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। अशोक के 7 स्तंभलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है, चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं जो कि आज का यह 51वां नंबर का क्रम और अंतिम ट्रिक्स होगा। तो अशोक के 7 स्तंभलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो याद रखिएगा इसके लिए स्पेशल ट्रिक हो गया लोटो मेरा प्रयाग। जी हाँ, लोटो मेरा प्रयाग। अशोक के 7 स्तंभलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो लोटो मेरा प्रयाग। लो से देखिए लोरिया नंदनगढ़ हो गया और लो से ही याद रखना है लोरिया अरेराज। लो से यहाँ 2 वर्ड को, 2 क्रम को, 2 शब्द को याद रखना है। लो से लोरिया नंदनगढ़ और लो से लोरिया अरेराज। लोटो मेरा प्रयाग में लो से 2 जगह को याद रखना है, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज। अब लोरिया नंदनगढ़ कहाँ है, तो यह चंपारण बिहार में स्थित है और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। लोरिया अरेराज कहाँ, तो यह भी चंपारण बिहार में। लोटो, तो लो तो हो गया, लो से 2 जगह हम लोग देख लिए। अब टो से हो गया टोपरा स्तंभलेख, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। लोटो मेरा, अब मेरा में देखिए में है तो में से हो गया मेरठ स्तंभलेख, यह भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से लाया गया था। अब मेरा होगा रा तो रा से हो गया रामपुरवा स्तंभलेख, यह चंपारण बिहार में है और इसकी खोज जो 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। मेरा प्रयाग, प्रयाग हो गया प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में था जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। तो निश्चित रूप से
यह आपको याद हो गया होगा, 2-3 बार पढ़िए, निश्चित रूप से याद हो जाएगा, ऐसा हम आशा रख सकते हैं। स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, याद रखिएगा, अशोक के जो भी स्तंभ लेख है वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और शिलालेख जो है वो 4 लिपि में लिखा गया है, जिसमें कि ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख में 4 लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। वहीं अशोक के स्तंभ लेख जो है वो सिर्फ ब्राह्मी लिपि में प्रयोग किया गया है, अर्थात अशोक के स्तंभ लेख जो है वो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। तो याद यह रखना है कि अशोक के 7 स्तंभ लेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रिक हो गया लोटो मेरा प्रयाग। जी हाँ, फिर से आइए देखिए, लोटो मेरा प्रयाग। अशोक के 7 स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोटो मेरा प्रयाग। लो से 2 शब्द को याद रखना है, हमने बताया लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज। लोटो, टो से हो गया टोपरा स्तंभ लेख, मेरा प्रयाग तो मेरा में मैं है, तो मैं से हो गया मेरठ स्तंभ लेख, राज से हो गया रामपुरवा स्तंभ लेख, प्रयाग हो गया प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग का अर्थ एकदम स्पष्ट है, प्रयाग से याद ही रखना है, निश्चित रूप से ये वर्ड से ही जुड़ा हुआ प्रयाग, तो प्रयाग स्तंभ लेख। तो 2-3 बार पढ़िए, लोटो मेरा प्रयाग, लोटो मेरा प्रयाग, लोटो मेरा प्रयाग, लोटो मेरा प्रयाग। अशोक के ये 7 स्तंभ लेख है, और कहाँ से प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से अब याद हो जाएंगे। लोटो मेरा प्रयाग, लोटो मेरा प्रयाग। लो से 2 जगह हो गया, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज। टो से हो गया टोपरा स्तंभ लेख, मेरा में 2 शब्द है, मैं और रा, मैं एक रा, तो मैं से हो गया मेरठ स्तंभ लेख, रा से हो गया रामपुरवा स्तंभ लेख, और प्रयाग से हो गया प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग से हो गया प्रयाग स्तंभ लेख। तो निश्चित रूप से ये 7 स्तंभ लेख आपको याद हो गए होंगे, ऐसा हम लोग आशा रख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं फिर ट्रिक्स के नए सेशन में और नए क्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।